सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से पाठ को पढ़ चुके हैं, पठन का कार्यक्रम हो चुका है और नए शब्दार्थों का संकलन आप लोग कर चुके हैं। और लाइव क्लास में हम लोग विगत दिनों में जो आदर्श उत्तर होने चाहिए, प्रश्नों के जो संभाव्य उत्तर होने चाहिए, उसकी भी परिचर्चा हम लोग कर चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों से संबंधित आगे मैं आज रिकॉर्डेड वीडियो में कोशिश करता हूं कि उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको मैं फिर एक बार दोहरा दूं, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे इस वीडियो को फिर से देखकर कंप्लीट करेंगे। और इसी के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक सुनीता की पहिया कुर्सी से मैं एक जो आपका पत्र प्रारूप दिया हुआ है अनौपचारिक पत्र का, उसको भी मैं आज समझा देता हूँ। वैसे मैंने कल जो गूगल मीट का लाइव क्लास हुआ था उसमें मैंने समझाया था, फिर भी जिन बच्चे का छूटा हो या जिन्हें अच्छे से समझ में नहीं आया हो वो इस वीडियो को देखें ध्यान से और कंप्लीट करें। मैं शुरू करता हूँ आज का जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नावली। प्रथम जो प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों ने जवाब अच्छा दिया था, कुछ बच्चों ने आंसर लिखकर मुझे भेज भी दिया है, फिर भी बहुत सारे बच्चों का बचा हुआ है, तो आप लोग इसे देखें। कहानी से जो प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। गौर मतलब होता है ध्यान से देखना। कई बार जब आपके वेशभूषा हाव भाव अलग होते हैं तो आपका अनायास बिना कारण के वहाँ ध्यान चला जाता है। पाठ जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये ध्यान है कि सुनीता जो थी वह हम ही लोग, हमारे जो समाज में जो बच्चे होते हैं वैसे ही बचिया थी, परंतु उसे कुछ असमर्थता थी, शारीरिक समस्या थी, जिसके कारण वह अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। वह कुर्सी वाली पहिया वाली कुर्सी जो होती है उस पहिया वाली कुर्सी पर बैठकर बाजार जा रही थी। तो ये कारण आप लिख सकते हैं कि सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया वाली कुर्सी पर बैठकर जा रही थी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि सुनीता बार बार घर से कहीं बाहर नहीं जाती होगी, इसलिए भी लोग उसे ध्यान से देखते होंगे कि कौन सी बच्ची है, इसे हम पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। ये दो आपके आंसर हो गए। इसके अलग भी आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी का एक समान हो। कुछ ईस्वी से, स्थान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वही एक समान उत्तर देती हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म जो है कौन से ईस्वी में हुआ, कौन से चीज़ कौन से वर्ष में खोजे गए, ये इनका उत्तर निश्चित होता है। और बहुतायत जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कुछ अलग उत्तर लिए व्यक्त किए जा सकते हैं, मतलब कई बच्चे अलग अलग तरीके से उसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। आप लोगों ने जैसा पाठ पढ़ा उस पाठ में सुनीता जो थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और उसे अपने पे काफ़ी आत्मविश्वास था और वह मानती थी कि वह भी हम ही लोगों के जैसा है। और लेकिन दुकानदार जो था, दुकानदार को लगा कि ये बच्ची जो मेरे पास आई है तो उसके साथ उसने सहानुभूति दिखाने के लिए, सहयोग करने के लिए, दुकानदार जो था, सुनीता जब सामान खरीद रही थी तो सामान को उसके हाथों में ना देकर उसके गोद में रख दिया। तो जो जिसके पास आत्मविश्वास होगा, जो अपने पे विश्वास रखेगा, सुनीता इस पाठ में जैसा कि दिखाया गया, तो सुनीता को यह बुरा लगा कि दुकानदार मुझे अपंग समझ रहा है, मुझे ऐसा समझ रहा है कि मैं अपने काम को नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग इस आंसर को लिख सकते हैं, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार, पाठ आधारित मैं बोल रहा हूँ, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा क्योंकि उसने सामान को उसके हाथों में ना रखकर उसके गोद में रख दिया और सुनीता को लगा कि वह, अर्थात दुकानदार उसे कमज़ोर समझ रहा है, अपाहिज समझ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। सुनीता सड़क पर जब निकलती होगी
वैसे हम लोग भी जब खुले में निकलते हैं, घर में बंद होते हैं, उसका आनंद और घर से बाहर होते हैं उसका आनंद अलग अलग होता है। सुनीता को कुछ चुनौतियों के कारण, कुछ समस्या के कारण घर में ज़्यादातर रहना पड़ता था। इसलिए सुनीता को जब बाहर जाने का मौका मिलता होगा तो वो कई सारी चीज़ों को देखती होगी, पेड़ पौधे, है ना, बच्चे खेलते हुए, बच्चे आते जाते, गाड़ियाँ, तो ये सारी चीज़ें उसे देखकर अच्छा लगता होगा। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिख सकते हैं चाहें तो, कि मेरे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि उसे बार बार सड़क पर निकलने का मौका नहीं मिलता था, और सड़क पर जब वह निकलती थी तो खेलते हुए बच्चों को देखकर, भीड़ भाड़ को देखकर, आते जाते सवारियों को देखकर उसे घर की तुलना में बाहर का नज़ारा, बाहर का दृश्य अच्छा लगता होगा। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। आप ये सारे बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। जो बच्चा मार्केट के आसपास रह रहा हो उसे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती होंगी, शोरगुल भी होता होगा। आपके विद्यालय में मैं बैठा हुआ हूँ और आप शायद ऑडियो के पीछे से जो साउंड आ रहा होगा उसमें देख रहे होंगे कि कोई ट्रैक्टर पास किया और वहाँ से आवाज़ आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गांव के अंदर हो तो उसे बहुत सारी सवारियों का आवाज़ आए, है ना। तो आपका जहाँ घर होगा वहाँ का दृश्य अलग हो सकता है। तो आसपास के सड़क, जो मुख्य सड़क से जुड़े हुए, बाज़ार से जुड़े हुए बच्चे होंगे उनका आंसर अलग हो सकता है, उनका उत्तर अलग हो सकता है, और जो बच्चे गाँव के अंदर होंगे उनका उत्तर अलग हो सकता है। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ आप जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न लिखते समय बाहर निकल के जाएं और देखें। आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे घर से जब मुख्य सड़क निकलती है या बगल वाली जो सड़क निकलती है, उन सड़क पर प्रायः जो ज़्यादातर क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। कैसे लोग गुजरते हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग स्वयं से लिख सकते हैं। मनाही, मना मतलब होता है किसी काम को रोकना। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। देखिए, बच्चे का सबसे अच्छा जो गुण होता है वह होती है उसकी उत्सुकता, जानने का जो उसका मन होता है किसी भी नई चीज़ के बारे में। तो फरीदा बच्ची थी, लेकिन होता क्या है, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में किसी से अगर हम लोग पूछें तो उससे अगले को, सामने वाले को दुख पहुंच सकता है। तो शायद हमारे जो बड़े होते हैं हम लोगों को कभी कभी रोकते हैं कि क्या बात करने का जो सलीका है, प्रश्न पूछने का जो सलीका है, या कैसे प्रश्न पूछे जाएं या कैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएं, इन चीज़ों को हम लोगों के जो बड़े हैं वो मना करते हैं। तो इसको हम लोग को बुरा भी नहीं मानना है और ये सोचना है कि ऐसे ही प्रश्न पूछें जो किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुँचाए। तो प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो आप जो सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है, जो हमारे माँ जो थी, फरीदा की माँ जो थी, वह हमेशा फरीदा का अच्छा ही चाहेगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा कि उन्हें लगा होगा कि प्रश्न पूछने से सुनीता को शायद दुख पहुंच सकता है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? मैंने जैसा पहले ही कहा, बच्चे का जो सबसे अच्छा गुण होता है वह यह होता है कि वो सदैव प्रश्न पूछते रहते हैं। हम लोग कभी काम की अधिकता से शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में बच्चों को रोकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रश्न पूछना छोड़ दीजिए। आपके वृद्धि के लिए, आपके विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तो आप जैसा मन हो वैसा लिख सकते हैं। नहीं, मैं इसका दो तरीके का आंसर बोलता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था। ये एक उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर हो सकता है, नहीं, मुझे लगता है फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। अब यहाँ पे यदि क्यों होता या क्यों मैं लगा दूँ, तो ये प्रश्न
थोड़ा सा और विश्लेषण करके आप लोग एक दो वाक्य बढ़ाकर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पूछ नहीं रहा, यदि मैं परीक्षा में पूछ दूँ या मौखिक आपसे कोई प्रश्न कर दे कि क्यों नहीं पूछना चाहिए था या क्यों पूछना चाहिए था, तो क्यों पूछना चाहिए था, तो ऐसा हो सकता है कि बच्ची जो थी वो माँ के साथ नहीं होती तो उसे नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती कि पहिया कुर्सी किन के बारे में काम आता है, पहिया कुर्सी पर बैठने वाले बच्चों के साथ क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। नहीं पूछने में आप कह सकते हैं कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में इसलिए नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि वैसे प्रश्न पूछने से शायद सुनीता को बुरा लग सकता था। तो आप दोनों तरीके से आप अपना, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? तो मैंने पहले ही कहा, एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, मतलब आप जहाँ बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ आपसे जो बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो आपको हमेशा समझाते रहते हैं और इसको अन्यथा नहीं लेना है। तो हम लिख सकते हैं, हाँ, मुझे भी कोई काम करने से मना किया जाता है। कौन मना करता है? ये आपका व्यक्तिगत उत्तर हो सकता है। मम्मी मना करती हैं पढ़ते समय शोर नहीं करने के लिए, देर तक नहीं खेलने के लिए, है ना, बिना मास्क के बाहर नहीं जाने के लिए। आजकल घर पे आग्रह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है सरकार द्वारा भी कि मास्क पहन के नहीं जाना है। तो कई बार हम लोग को ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कोई विशेष समय में होता है, जैसे आज ठंडा का मौसम है तो माँ टोक सकती हैं, पिताजी टोक सकते हैं, मना कर सकते हैं कि आप यदि बाहर निकल रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, तो आप उलेन कपड़ा पहने, जो ठंड के कपड़े होते हैं उनको पहने। तो कई तरीके के आंसर इसका हो सकता है। खाना के लिए माँ बार बार बोलती है कि खाना उतना ही लीजिए जो व्यर्थ ना हो, बेकार ना जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि आपके परिवार में जो आपके बड़े हैं या आपके शिक्षक आपको किन बातों को लेकर मना करते हैं, कब मना करते हैं। ये दो प्रसंग हो जाएंगे, दो घटना हो जाएंगे और इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। मैं आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा हूँ। शीर्षक है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? आप देख सकते हैं कि गेट से अंदर तो कुर्सी आएगा, फिर अगर सीढ़ी से जाना हो तो कैसे जाएगी, जो आपका वॉशरूम है क्या उसे वहाँ कठिनाई होगी, क्लासरूम में बेंच जो है वहाँ चढ़ने में बैठने में उसे कठिनाई हो सकती है। तो आप कोशिश करेंगे वैसे बच्चे का चेहरा ध्यान में रखेंगे जिसको चलने में, पैरों में दिक्कत हो। तो आपके विद्यालय में प्रवेश करने से लेके मतलब विद्यालय में आने से लेकर और पढ़ के जाने तक जो कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उनमें से दो कठिनाइयों को आप मनन करेंगे, सोचेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? हाँ, बिल्कुल सुझा सकते हैं, है ना, कि जो कुर्सी है उन लोगों के लिए जो स्पेशल, जो चाइल्ड अगर इनरोल्ड हो रहा है, सुनीता जैसे बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए क्लास में जो कुर्सियाँ हो वो सुविधाजनक हो, ज़्यादा ऊंची नहीं हो, और उनके लिए जो बैठने का स्थान हो वो शायद आगे किया जा सकता है। दूसरा, सीढ़ी जो है वहाँ जो सीढ़ी, कई तरीके के सीढ़ी होते हैं जो फिजिकली चैलेंज जो है उनके लिए सीढ़ी नहीं होती है, और ढलाऊ होता है जिस पे धक्का देके हम लोग जो पहिया कुर्सी होता है उसको चढ़ा सकते हैं। तो वैसे विद्यालय में सुझाव दिए जा सकते हैं। और वॉशरूम में उनके लिए जो टॉयलेट होता है वो भी अलग होता है, वैसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। और भी कुछ जो आपको लगता है खेल के मैदान में, पढ़ने के क्रम में, चलने के क्रम में, वो सुझाव आप लोग उनमें से कोई दो सुझाव आप यहाँ पे विद्यालय के लिए सुझा सकते हैं, जो आपको लगे कि ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय में ऐसी सुविधाएं देकर उनको सुविधा प्रदान की जा सकती है। मैं आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने पाठ के जो वीडियो शुरू हो रहा था उसके शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपके ये जो पाठ है वहाँ विगत कक्षा के तरह यहाँ पे भी एक पत्र लिखने के लिए कहा गया है। कल के कक्षा में आप सभी ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था, फिर भी मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप अपनी सुविधा से कभी इसको देख सकते हैं, तो मैं इसको फिर यहाँ पे दोहरा दे रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों ने काफ़ी अच्छे से बताया था। पत्र का
पत्र दो तरीके के होते हैं, एक पत्र को समझेंगे और इससे जो दूसरा पत्र होगा उसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ स्लाइड पे अनौपचारिक पत्र, अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो पत्र होते हैं, एक पत्र के बारे में जब जानेंगे तो दूसरा उससे कुछ अलग हो सकता है। तो एक पत्र अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो हम लोग यहाँ चूँकि समय कम है तो केवल अनौपचारिक पत्र के बारे में देख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र होता क्या है, तो पत्र का पहले परिभाषा देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने प्रियजनों को, मित्रों को तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जो आपके नियर और डियर होते हैं। मैंने कल क्लास में कहा भी था, आप समझे भी थे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। जो आपके नियर डियर होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके लिए अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे पुत्र द्वारा पिताजी को अथवा माताजी को लिखा गया पत्र, भाई बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र, किसी मित्र को लिखा जाने वाला पत्र, सहायता हेतु, बधाई हेतु शोक पत्र, सुखद पत्र, मतलब जो अपने जो काफ़ी निकट के लोग होते हैं, भाई बांधव लोग होते हैं, मित्र होते हैं, उनको हम लोग जब लिखते हैं तो उनको हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। आपका फॉर्मेट बुक में दिया भी है। उस सबसे पहले बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। बारी बारी से आप लोगों ने कल बताया भी था। जब शुरुआत करेंगे तो 3 लाइन आपके दिया गया है। आपका जो प्रारूप है पत्र का, सबसे ऊपरी हिस्से में आप अपना वहाँ पता लिख सकते हैं और पता के तुरंत नीचे तिथि लिख सकते हैं। और ध्यान रहेगा कि आप मित्र को लिख रहे हैं या बड़े को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा जो सैल्यूटेशन है, अभिवादन है, जो पता और तिथि होगा उसके बाद सैल्यूटेशन का स्थान आएगा, वहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसको लिख रहे हैं। बड़े को लिख रहे हैं तो तरीका दूसरा होगा, मित्र को लिख रहे हैं तो उसका तरीका दूसरा होगा। मित्र में अपना नाम अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, लेकिन बड़े के साथ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय, आदर सूचक शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पूजनीय, आदरणीय, है ना, पूजनीय पिताजी, पूजनीय चाचा जी, आदरणीय माता जी, ऐसे शब्दों से शुरुआत हम कर सकते हैं। हाँ, यदि आप किसी मित्र वगैरह का लिख सकते हैं, जैसे इस पाठ में सुनीता के लिए आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया, तो प्रिय सुनीता आप लिख सकते हैं। पूजनीय सुनीता लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके समकक्ष है, आपके कक्षा के अनुरूप वाली लड़की है, तो आप उसके लिए प्रिय लिख सकते हैं। और मैंने कल बताया था कि जैसे शरीर का 3 पार्ट होगा, वैसे ही ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा था। मध्य हिस्से में ही जो हम लोगों को व्यक्त करना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप, जो निर्देश होते हैं उसी निर्देश के अनुरूप हम लोगों को मुख्य भाग में 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन लिखना होता है। और जो समाप्ति होगी वहाँ पे धन्यवाद लिख के अंत में जब हम लोग ख़त्म कर रहे होते हैं पत्र को, तो वहाँ पे तुम्हारा स्नेही, आपका विश्वासी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, ये निर्भर करता है कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं। और ऐसे आप पत्र का समापन कर सकते हैं। चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से जो दी गई जो प्रारूप है, उस प्रारूप की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं निर्देश दिखाता हूँ आप लोगों को। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो जैसा कि मैंने पीछे चर्चा भी किया कि आप यहाँ जो 3 लाइन जो दिया हुआ है ना, उस 2 लाइन में अपने सुविधा अनुसार आप यहाँ पे एड्रेस लिख लें और फिर यहाँ पे डेट लिख लें। डेट के बाद मैंने कहा कि आप अपने मित्र को लिख रहे होंगे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, बड़े को लिख रहे होते तो नहीं लिखते हैं। तो चूँकि हम लोग अपने फ्रेंड सुनीता को लिख रहे हैं या समकक्ष एक उम्र के बच्चों को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उद्बोधन कर सकते हैं, नाम के साथ लिख सकते हैं। तो ये आपका जो मैं चर्चा किया था पहले ही कि एक पत्र को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपरी हिस्से में जो है वह पता और तिथि के बाद यहाँ पे जो है अभिवादन हो जाएगा। इसको हम लोग एक भाग मान लेते हैं और दूसरा भाग, मुख्य भाग इसको मान लेते हैं, और तीसरा जो है यह समापन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ बहुत आसान है। हम लोग शुरुआत करते हैं पता से
और उसके बाद तिथि लिखते हैं, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, हिंदी में कहते हैं अभिवादन। आप सुनीता को लिख रहे हैं तो सुनीता को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं प्रिय सुनीता। अब आप मुख्य भाग की तरफ आएंगे। मुख्य भाग में हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, जो निर्देश दिए गए होते हैं, उन निर्देशों के अनुरूप हम लोगों को लिखना होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। तो सबका सवाल और सबका प्रश्न अलग अलग हो सकता है। पाठ पढ़ने के क्रम में किसी को लगा होगा कि सुनीता चलने फिरने के अलावा खेलने का काम कैसे करती होगी, खेलने की बारी नहीं आई है ना, पढ़ने के काम कैसे करती होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिय सुनीता। मैं एक बार आदर्श प्रश्न का 2-4 लाइन बोल रहा हूँ, 2-4 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ, उसके अनुरूप या उससे अलग आप प्रश्नों का उत्तर लिखते समय, अर्थात प्यारी सुनीता को पत्र लिखते समय आप उसमें कुछ आवश्यक सुधार कर सकते हैं। प्रिय सुनीता, तुम्हारे बारे में पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हारी साहस देखकर हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली। सुनीता, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम पढ़ते समय विद्यालय जाने के क्रम में कौन कौन सी असुविधाओं का सामना करती हो, अथवा आप कह सकते हैं कि सुनीता तुम कहाँ पढ़ने जाती हो। क्या पढ़ने जाने के लिए भी तुम्हें काफ़ी कठिनाइयों का सहारा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं? इससे अलग भी प्रश्न कर सकते हैं। सुनीता, प्रिय सुनीता, तुम्हारे बारे में पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हारे साहस को देखकर हम लोगों को या मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र कौन है? कृपया, एक प्रश्न हो गया, 1 या 2 प्रश्न लिख के आप कंक्लूड करेंगे। कृपया कंक्लूड मतलब ख़त्म करते समय एक समान लिख सकते हैं। प्रिय सुनीता, तुम अपना जवाब जल्द ही लिखकर बताना। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ या कामना करती हूँ। लड़का है तो तुम्हारा मित्र, लड़की है तो तुम्हारी सहेली। ऐसा करके इस 3rd पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं और इस प्रकार हम लोग पोएम को पत्र को लिख सकते हैं। तो ये आपका जो पाठ्य पुस्तक था उससे हम लोग जो कल परिचर्चा किए थे उसका भी एक बार आंसर हो गया। फिर 3rd है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी से आगे मैंने कल बताया भी था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न जो है कि सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो मैंने कल बताया था, या आपने पिछले वर्ष का जो पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आपको जानकारी भी मिली होगी कि जो ब्रेल लिपि की लिखी गई किताबें होती हैं, उन किताबों को जो नहीं देख पाते हैं वैसे बच्चे या वैसे लोग ब्रेल लिपि से लिखी गई किताबों को पढ़ सकते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो ठीक है, लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, उन्होंने उसके बारे में मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद नहीं देख सकता था, उसने ही इसकी कल्पना की कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो कैसे पढ़ें। तो किताबों के ऐसी किताब जो देख नहीं सकते वे पढ़ पाए, उसके बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में सोचा। दूसरा प्रश्न, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। बड़ा अच्छा उत्तर आया था। आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने सही दिया था। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? मैंने कहा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है। तो आप अनुभव करेंगे कि आपके आसपास में ध्यान देंगे कि कौन से ऐसे बच्चे, बड़े बूढ़े कौन हैं जो सुन बोल नहीं सकते, और आप अपनी बातों को उनको कैसे समझाते हैं। तो इशारे के द्वारा कुछ बच्चों ने जवाब दिया लिखकर। हाँ, यदि पढ़ा हो और आप लिखकर उसे बता पाते हैं। सुनने में किसी को श्रवण दोष हो, सुनता नहीं हो लेकिन पढ़ पाता हो, तो आप उसे लिखकर या मोटे तौर पे इशारों से, संकेत से अपनी बातों को उन्हें समझा सकते हैं।
और अगला जो प्रश्न है इस पाठ का आप लोग कोशिश करेंगे, अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपको कुछ सोचने का मौका देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। इस सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को रखा जा सकता है। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते हैं तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों के हाथ में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि जो लोग हैं जिनको मतलब शरीर में जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, शारीरिक विकलांगता होती है, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इस प्रश्न को आप कीजिएगा। मैंने शुरू में ही कहा यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को। और आप ध्यान रखिए ठंड से, और जो बीमारी का प्रकोप है उससे अपने आप को बचाइए। माता पिता जो घर के बड़े लोग हैं उनका अनुसरण कीजिए, और कोई भी समस्या हो पाठ संदर्भित तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का पाठ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।